नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरी बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां मंत्री आतिशी ने जल संकट को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तीसरी बड़ी खबर सांसद राहुल गांधी को लेकर है, जिनके एक बयान से सियासी पारा बढ़ गया है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद बुधनी विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मंत्री जायसवाल ने बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रुके हुए वेतन जल्द जारी होंगे। वहीं सिकल सेल की स्क्रीनिंग और जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम साय ने बच्चों को सिकल सेल जेनेटिक कार्ड दिया। अब सिकल सेल जेनेटिक कार्ड के माध्यम से कहीं भी इलाज करा सकेंगे। हल्बी और गोंडी में अनुवादित सिकल सेल की पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर में हमें सब यहाँ उपस्थित हो ही और एक विषय में पूरा चिंता होई से हमारे अधिकारी मन भी बताइन है, हमारे मंत्री मन भी बताइन है कि ये सिकल सेल बीमारी का है। वास्तव में ये बीमारी आनुवांशिक है और हमारे छत्तीसगढ़ के करीब 10% व्यक्ति मन में कर लक्षण है और ये अभी तक तो लाइलाज ये बीमारी है। हमारे विद्वान मन शोध में लागिन है और भगवान करे कि उमन शोध में सफल हों और ये बीमारी ला जड़ से समाप्त करे के लिए कोई उपाय उमन खोज जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर ले बहुत चिंतित हैं और एक लिए विशेष मिशन के भी प्रारंभ किए गए हैं ये बीमारी के उन्मूलन पर। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच है आने वाला 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के, तो 2047 तक ये बीमारी भी ये देश से भाग जाए, ओकर उन्मूलन हो जाए, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के ये सोच है। और ये बीमारी विशेषकर जागरूकता की हमारे वक्ता मन कही नहीं कि जैसे दोनों सिकल सेल वाला के शादी हो जाही तो निश्चित रूप से उनके जो आने वाला संतान हो ही वो भी ओकर से पीड़ित हो सकत है। छत्तीसगढ़ के अंदर में करीब 1 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से करीब 2.25 लाख लोगों में लक्षण पाया गया है और 22,500 लोग उसके पेशेंट पाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बीमारी के उन्मूलन के लिए चिंतित हैं और इसके लिए अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हमारा स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग लगा हुआ है। हमारे प्रदेश के मितानिन बहनें और स्वास्थ्यकर्मी सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और हमको लगता है विशेषकर ये बीमारी जागरूकता लाने का है और वो काम हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग के माध्यम से कर रही है और हमारे देश के विद्वान शोध में लगे हैं कि ये बीमारी का उन्मूलन हो और 2047 तक इस बीमारी का उन्मूलन का हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और जिस तरह से प्रयास हो रहा है हमको पूरा विश्वास है कि उद्देश्य में हमारा देश सफल होगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, विश्व सिकल सेल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
देखिए, आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर जो है मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत तमाम जो लोग हैं वह सभी शामिल हुए। और उसके बाद उन्होंने चार बड़ी घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने जो है ये कहा है कि सभी जो भी लोग सिकल सेल की जांच कराएंगे उन्हें जेनेटिक कार्ड दिया जाएगा और उस जेनेटिक कार्ड के अंतर्गत वे कहीं पूरे प्रदेश भर में कहीं भी निःशुल्क रूप से जो है इलाज करवा सकते हैं। इस कार्ड को लेने के बाद आप कहीं भी छत्तीसगढ़ के प्रदेश के किसी भी कोने में जो है सिकल सेल का निःशुल्क रूप से इलाज करवा सकते हैं। इसकी तरफ से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, यह पूरी तरह से निःशुल्क है और इसका कार्ड जो है राज्य सरकार आपको ये प्रोवाइड करेगी और इसका विमोचन, इसके कार्ड का भी विमोचन जो है आज इसके एक बुक का भी विमोचन किया गया, जिसमें सिकल सेल के बारे में पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी है, इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव के तरीके क्या है और किस तरह से इससे बचना चाहिए, इन सभी का जो है उस पुस्तक में जो है जिक्र किया गया। और श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं जो काम करते हैं और जिनका पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ है, उसे इस एक हफ्ते के भीतर जो है राज्य सरकार की ओर से दे दिया जाएगा। और वही बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की और कहा है कि विटामिन डी का जो बकाया पैसा है वो एक हफ्ते के भीतर उन्हें दिया जाएगा और महतारी बंधन योजना के तहत जो पैसा उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो अब विटामिन डी को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो पैसा है वो भी ऑनलाइन दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इस ऑनलाइन पैसे में राज्य सरकार विटामिन डी को कितना पैसा देती है और केंद्र सरकार कितना पैसा देती है, ये दोनों का जो है अलग अलग ब्यौरा अब उनको दिया जाएगा। बिल्कुल जिज्ञासा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक और आभा कार्ड पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, इसी प्रकार सिकल सेल की बीमारी से निजात पाने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए जेनेटिक सिकल सेल कार्ड दिया गया है। इसकी क्या विशेषताएं होंगी और प्रदेश के स्तर पर यह किस तरह से लोगों के काम आएगा, लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ से पूरे देश में सिकल से बीमारी व्याप्त है वो काफी गंभीर रूप से, इसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सभी जो राज्य है वे सभी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। और 2047 तक ये कहा जा रहा है कि जो सिकल सेल की जो बीमारी उसे कर दिया जाएगा, पूरी तरह से दूर कर दिया। इस तरह जो राज्य सरकार है वो जो भी इसका जांच करवाएगा उसे जेनेटिक कार्ड दिया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, जिसको लेकर प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर निःशुल्क रूप से इलाज करवा सकते, इसका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। राज्य सरकार इसके इलाज मांगने में जितने भी खर्चे वो सभी राज्य सरकार लेगी, जो इलाज है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी बीच में सरकार बनने के बाद एक तरह से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी, उस प्रकार से इस वजह से कई तरह की योजनाएं, कई तरह के काम सरकार के रुके हुए थे, जिसके बाद अब महत्वपूर्ण 4 घोषणाएं की गई हैं सरकार की ओर से। लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार की और बृहद स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में किस तरह से सरकार प्रयासरत है लोगों को पहुंचाने के लिए सहायता। जिज्ञासा, देखिए, आचार संहिता जब से लगी हुई थी तब से जो है जो मेगाहारा है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जिसे माना जाता है, इसमें कई तरह की सुविधाएं जो है बंद और कई तरह की जो मशीन थे स्वास्थ्य विभाग में वो सभी बंद थे। इस तरह श्याम बिहारी जायसवाल जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के कारण ये सभी मशीनें बंद है और अब जो है आचार संहिता क्योंकि हट चुका है, तो अब इसकी जगह जो है नई मशीनें जो यहाँ नई मशीनें जो है बाहर छत्तीसगढ़ लाई जाएगी, जिससे जो आम लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में आते हैं जांच के लिए, बेहतर इलाज के लिए, उन सभी को सुविधा जो है प्राप्त होगा। और जो भी पुरानी जो मशीन है वो सभी को हटाकर जो है अच्छी और उच्च सुविधाजनक जो है मशीनें यहाँ लाई जाएगी, जिससे जो मरीज होते हैं उनके परिवारजन होते हैं उन्हें काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तौर पर और बृहद स्तर पर प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने की प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विनम्र निवेदन किया है कि दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक
दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। मैं 21 तारीख से अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल पाता। दिल्ली में पानी की जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। इसे लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। आतिशी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से पानी दिलवाएं या कहीं और से, लेकिन किसी भी तरह से पानी दिलवाएं। अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 10 MGD पानी नहीं मिला तो मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना होगा। आतिशी को चिट्ठी लिखनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे से 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आया। वो हजारों करोड़ रुपए जो हैं, जो दिल्ली की जनता पे खर्च होने थे, उनको पानी की सप्लाई देनी थी, वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, कौन वो दलाली और कमीशन खा गया। इसका जवाब आतिशी को देना चाहिए। नहीं बोलेंगी। इनको पत्र लिखना चाहिए था कि जो पार्टी के विधायक, इनके मंत्री पानी की चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का गोरख धंधा करते हैं, उस पर बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगी। राजनीति करनी है, नौटंकीबाजी करनी है, आंखों में शर्म बची नहीं है। दिल्ली को पानी दे नहीं सकते हैं लेकिन मंत्री बनी बैठी हैं। थोड़ी सी गैरत होती तो इस्तीफा देके नीचे आ जाती। इनको बिल्कुल अनशन पर बैठना चाहिए, उन विधायकों के खिलाफ, उन पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जो पानी बेचने का धंधा करते हैं, और अपने ही सरकार के खिलाफ जिसने पिछले 10 सालों में जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया है। एक बात का जवाब दे दें, 73,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड कैसे आया? जल बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं होता? जल बोर्ड में चोरी क्यों हो रही है? उसका जवाब दे दें। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नितिन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। नितिन जी, जल मंत्री ने आखिरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली को पानी दिलवाने की मांग की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अभिनय जी, ये काफी गंभीर मुद्दा है क्योंकि दिल्ली में ये पहली बार कोई पानी का संकट नहीं हुआ है। इसके पहले भी पानी का संकट, बिजली का संकट, तमाम जगहों पर आपने देखा होगा। कई साल पहले महंगाई का संकट देखने को मिला था। लेकिन जो एक दिल्ली सरकार दावा करती थी कि वो एक आम आदमी पार्टी की सरकार है और जिस तरह से वो मोहल्ला क्लिनिक चला रही है, लगातार लोगों को सहूलियतें दे रही है, महिलाओं को बस फ्री करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी सबसे जरूरी जो संसाधन होना चाहिए वो मुहैया नहीं करा पा रही है। अब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार खींचतान कर रही है, आमने सामने है। जाहिर सी बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मेयर जो है वहां पे दिल्ली का जो महापौर है वो आम आदमी पार्टी का है। ऐसी स्थिति में राजनीति करना ये कहीं ना कहीं जनता के गले नहीं उतर रहा है। बेहिसाब गर्मी पड़ रही है। अभिनय जी, आपने देखा होगा कि तकरीबन 50% जो है वो दिल्ली का तापमान रजिस्टर किया गया है पिछले हफ्ते, और ऐसी स्थिति में पानी का ना होना अपने आप में बताता है कि आखिरकार सरकार कितनी असंवेदनशील है। और ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली सरकार की मंत्री ये कहती है कि केंद्र सरकार हमको पानी मुहैया नहीं करा रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी फॉल्ट है, और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उस तरह जनता की वादों पर खरे नहीं उतर पाई है जिस तरह का उसने वादा किया था। जी बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से बीजेपी इस जल संकट के बीच में आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, बीजेपी का कहना है कि यह पत्राचार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर दूसरे दिन प्रेस को बुला लेते हैं, प्रेस के सामने बोलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। बिल्कुल, देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि अभी हाल ही में एमसीडी का चुनाव हुआ है, वहां पर पुनः जो है आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं वो निर्वाचित हुई हैं। ऐसी स्थिति में अब आरोप लगाना ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो पानी की जो समस्या है वो मूलभूत समस्याएं हैं। अरविंद केजरीवाल इसी बात पर दिल्ली में एस्टेब्लिश हुए थे, और आम आदमी पार्टी अपने जो पांव पसारी है पूरे दिल्ली में, पंजाब में और अन्य जगहों पर, वो दिल्ली मॉडल को ही लेकर के पसारी थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि वो बिजली मुहैया कराएंगे, सस्ता स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, उसके अलावा स्कूल मुहैया कराएंगे और पानी मुहैया कराएंगे। लेकिन पानी के मुद्दे पर फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। स्वयं वो जेल में है, और ऐसी स्थिति में उनके जो मंत्री बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से दिल्ली वासियों को पानी मुहैया हो पाता है, क्योंकि 50 डिग्री के तापमान में आप समझ सकते हैं कि अगर पानी का ना होना कितना बड़ा एक अप्रभावी निर्णय हो सकता है। तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से दिल्ली वासी जो है अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, पानी के साथ साथ कैसे अपने आप को ढालते हैं।
क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि पानी के टैंकर वहां पहुंचते हैं तो वहां लूट जैसी स्थिति हो जाती है और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में पानी दिल्ली में जो है ना होना, राष्ट्रीय राजधानी में ना होना, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सोच को प्रभावित करता है, क्योंकि उसने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के वादों पर खरे उतरेंगे, आम आदमी पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। दिल्ली में जाहिर सी बात है फ्री बिजली की बात कही गई थी, मोहल्ला क्लिनिक की बात कही गई थी, सरकारी स्कूल में अच्छा करने की बात कही गई थी और मुफ्त पानी की बात कही गई थी। लेकिन इस गर्मी में मुफ्त पानी न मिल पाना और पानी मुहैया न हो पाना, ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। और जाहिर सी बात है इस मसले पर राजनीति भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरना चाहती है और आम आदमी पार्टी ये कहकर के अपना पल्ला झाड़ रही है कि केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया कि हर कुछ दिन में, हर 2 साल में अरविंद केजरीवाल कहते थे, उनका बयान सामने आता था कि हमें 5 साल दे दीजिए, आपको हम आपकी घर के नल तक पानी उपलब्ध करा देंगे। फिर 5 साल में कहते थे, ऐसे कहते कहते 10 साल के आसपास होने वाले हैं। आज तक दिल्ली वाले जिस प्रकार से उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, पानी लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखे जा सकते हैं लोग। आप हमारे साथ नितिन जी बने रहिए, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद विपक्षी नेता हमलावर हो गए हैं। जहां राहुल गांधी केंद्र सरकार पर संख्या बल को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखकर राहुल गांधी सीधा उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ताजे में ऐसा एक बयान दिया है जिससे कि सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें कि बिजनेस न्यूज़पेपर द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बेहद कमजोर है। उन्होंने तो दावा भी किया कि सत्ताधारी खेमे के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं और उन्हें जब मौका मिलेगा वह सरकार गिरा देंगे। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नितिन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नितिन जी, जिस प्रकार से संख्या बल को लेकर चुनाव के बाद, रिजल्ट घोषित होने के बाद जिस प्रकार से संख्या बल को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां एनडीए और बीजेपी पर हमलावर हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है अभिनय की इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुफीद नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जो है हाथ मिलाया है टीडीपी से और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार से, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है वो हमलावर है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं है, एनडीए की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी दल हमलावर है। चाहे वो नीट परीक्षाओं का मामला हो, आपने देखा होगा कि आज ही कांग्रेस ने जो है राहुल गांधी के जन्मदिन पर यह ऐलान किया है कि 21 तारीख को देश भर में कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन करेगी नीट परीक्षाओं को लेकर के। तो न सिर्फ नीट परीक्षा बल्कि तमाम योजना हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के अपोजिशन जो है काफी हमलावर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो सशक्त विपक्ष होना चाहिए वो इस बार देखने को मिलेगा। तकरीबन 250 सांसद जो ऐसे हैं वो विपक्षी खेमे के हैं। तो इस बार माना जा रहा है कि जो एनडीए और बीजेपी की जो मोदी सरकार है उस पर जो हमले होने चाहिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर के वो संसद में होते दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल संसद का मुकाबला तो संसद में चलेगा, उससे पहले ही कांग्रेस मोदी से आर पार करने की मूड में है। और 21 तारीख को कांग्रेस ने साफ कहा है कि देश भर में वो नीट परीक्षाओं को लेकर के जो धांधली बरती गई है, जो बेईमानी हुई है, उसको लेकर के वो धरना प्रदर्शन करेंगे और आम जनमानस में आम छात्रों से जुड़ाव रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस अपोजिशन हमलावर है। आज ही आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने कल भी बयान दिया था, एक ट्वीट के जरिए कहा था कि वो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में और तमाम जो विपक्षी खेमा है बीजेपी के अलावा, वो अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ जो नेगेटिव सोर्सेज हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको जनमानस तक पहुंचाए कि कैसे महंगाई बढ़ गई है, कैसे बेरोजगारी बढ़ी है, कैसे आम जनमानस की अनदेखी की जा रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी पर जो अपोजिशन है वो हमलावर है और माना जा रहा है कि इस बार का जो विपक्ष है वो काफी सशक्त है पहले से। और ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से हम संख्या बल की बात कर रहे थे, संख्या बल तो जैसा कि आपने बताया कि संख्या बल ना तो बीजेपी के पास है, हालांकि पूरे जितने इंडिया गठबंधन जो कि राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी है, कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, बाकी पूरी सीटों को भी मिला दिया जाए तो 234 हैं, इससे ज्यादा बीजेपी की हैं। फिर भी कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगाती है कि इनके पास
जनादेश नहीं है, इनके पास संख्या बल नहीं है, इनकी कमजोर सरकार है, इसमें कितनी आपको मजबूती दिखती है, दावों में कितना आपको दम दिखता है? देखिए अभिनय जी, दावों में तो दम जरूर है, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन की बात करें तो उनके पास तकरीबन 240 के आसपास के सीटों का आंकड़ा है। तमाम निर्दलीय सांसदों ने जो है वो अब कांग्रेस को और अपोजिशन को समर्थन दिया है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी, जो कि अब तक की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, चाहे 2014 की हो 2019 की हो, इस बार ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी 240 पर आकर के टिक गई है। भले वो एनडीए के रूप में 293 का आंकड़ा पार कर चुकी हो, 273 का जो जादवी आंकड़ा है वो पार कर चुकी हो, लेकिन उस तरह का उसका माहौल नहीं है 2014 में, 2019 में जो था भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में जो अपोजिशन है वो काफी हमलावर है, और नरेंद्र मोदी भी उस तरीके से खुले भाव से वो कार्य मुझे नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो करते आए हैं, जो उनकी कार्यशैली है। ऐसी स्थिति में एनडीए को साथ लेकर चलना, कब कौन रूठ जाएगा उसको मनाना, कौन कौन भाग सकता है उसको पहले से तय रखना, उस पर नजर रखना, और किसको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं उसको लेकर के तमाम बातें उठ रही हैं कि तमाम सारे ऐसे मंत्री हैं जो अपने मंत्रालयों से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में एनडीए के सामने एक बड़ा संकट है कि न सिर्फ विपक्ष की चुनौतियों को स्वीकार करें, बल्कि अंदर की जो चुनौतियां हैं उसको बाहर तक ना आने दें। बाहर तक आएगी, जाहिर सी बात है कि अपोजिशन उसको लेकर के मुद्दा बनाएगा और तूल पकड़ेगा। राहुल गांधी अपने बयानों में कहते आए हैं कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की जो मोदी सरकार है, ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, ये पंगु सरकार है और ये अपाहिज सरकार है, इस तरह के आरोप लगते आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी और एनडीए किस तरह से मुकाबला कर पाते हैं। इस बार की लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसके बाद आम जनमानस के बीच में कैसे पैठ बना पाते हैं, क्योंकि ये देखना दिलचस्प है कि तमाम मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जो है वो आम जनमानस के बीच में है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि 6 सीटें, 1 सीट कांग्रेस की थी, यूपी में 6 सीट कांग्रेस को मिली है। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए इस बात पर फोकस कर रहा है विपक्ष की कैसे जनमानस से जुड़ाव हो सके और कैसे नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार को घेरा जा सके। और यही वजह है कि 21 तारीख को उसने एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि आम जनमानस का इस प्रदर्शन में कितना योगदान मिल पाता है, युवाओं का कितना योगदान मिल पाता है, ताकि एनडीए सरकार को अपोजिशन घेरने में कामयाब हो सके। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अभी 2 बार से प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते आए हैं, उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बड़ा चैलेंज होगा उनके सामने सबको साथ लेकर चलना। बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बुधनी विधानसभा को रिक्त घोषित कर दिया गया है। विधानसभा के प्रमुख एपी सिंह ने इसकी अधिसूचना जारी की है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक चुने गए थे। उनके इस्तीफे के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होंगे। शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से सांसद चुने गए हैं। मोदी कैबिनेट में उन्हें कृषि मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 दिन पहले विधानसभा से इस्तीफा देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आज बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था। बुधनी विधानसभा की क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला आया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था। बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी 6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। पिछला विधानसभा का चुनाव मैं रिकॉर्ड 1,05,000 वोटों से जीता था और अभी लोकसभा में इसी जनता ने मुझे 1,46,000 वोटों से जिताया। इस जनता की सेवा मैंने पूरे मन से की है, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इस जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है।
जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी जुड़े हुए हैं। सत्यम, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री के इस्तीफा देने के बाद बुधनी सीट खाली हो गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। बिल्कुल, देखिए बुधनी से 6 बार विधायक रहने के बाद और 6 बार विदिशा से सांसद रहने के बाद अब एक बार फिर से जो सांसद बने हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग का पदभार दिया गया है। तो यहाँ पर बुधनी में अब सीट खाली हो गई है और बुधनी के लिए जो विधानसभा सचिवालय है उसने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कल देखिए मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दिया गया था, उसके बाद ये इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और मंजूर होने के साथ इसमें 6 महीने के अंदर चुनाव होने, जिसको लेकर के तमाम कांग्रेस चाहे हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। आप बात करते हैं कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में भारी मतों से हार गई थी और लगभग 1,05,000 मतों से बुधनी से शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते थे। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो बुधनी में जो लोकसभा सीट है उस पर 1,46,000 वोट मिले थे, जिसके लिए उन्होंने जनता का आभार भी जताया। लगातार ये बुधनी से सीट जीतते आए हैं। बुधनी में ये तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है। अभिनव, देखिए पहली बार 1991 में उपचुनाव हुआ था, जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट छोड़कर सांसद, जो विधायक सीट छोड़कर के सांसद बने थे। उसके बाद 2005 में राजेश सिंह राजपूत, जिन्होंने जो बुधनी से विधायक थे और शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 में उनको बुधनी से सीट, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए बुधनी से सीट छोड़ी थी और इस बार भी दावेदार माने जाते हैं। और इसके बाद अभी एक बार 2024 में फिर से बुधनी में उपचुनाव होने हैं। तो कुल मिला के 3 बार बुधनी में उपचुनाव हो चुके हैं, मतलब ये तीसरी बार है कि उपचुनाव होना है। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को, जो पूर्व विधायक है इछावर से शैलेंद्र पटेल और पूर्व विधायक जो प्रेजेंट में विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को यहाँ पर बुधनी पर दिया है कि बुधनी में किसको प्रत्याशी बनाया जाए। इसको लिए कांग्रेस में मंथन चल रहा है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में लगातार कई दावेदार शामिल हो रहे हैं। हालांकि माना ये जा रहा है शिवराज से जिसको आशीर्वाद मिलेगा, जिसकी सहायता शिवराज करेंगे, यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हालांकि जितने भी कैंडिडेट बुधनी से है वो सब प्रत्याशी माने जाते हैं कि शिवराज के नजदीकी है, और ऐसे में किसको प्रत्याशी बनाया जाए ये भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। देखिए उनके बेटे कार्तिकेय चौहान का भी नाम सामने आ रहा है और इसके साथ साथ ही जो अन्य कैंडिडेट हैं, जिसमें राजेंद्र सिंह राजपूत, जिन्होंने बुधनी विधानसभा छोड़ी थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, बेहद करीबी माने जाते हैं। रवि मालवी, वो भी जो जिला अध्यक्ष है, वो भी शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। रमापत भार्गव, जिनको सांसदीय सीट नहीं दी गई है, और फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान उनको सांसदीय सीट नहीं दी गई है और माना ये जा रहा था कि अब विधानसभा में उनको सीट दी जाएगी। तो ऐसा ये भी माना जा रहा है कि अब उनको शायद सीट दी जाए, और उसके बाद से कई ऐसे प्रत्याशी हैं वहां पर जो बीजेपी की लिस्ट में शामिल है, और हो सकता है कि जैसे एक महिला प्रत्याशी भी है, तो वो महिला प्रत्याशी चल रहा है वित्त में, वो नगरीय वित्त विभाग अध्यक्ष है। तो ऐसे में माना वो भी जा रहा है कि उनका भी नाम सामने आ सकता है। तो इनके नाम के साथ साथ कई नाम ऐसे शामिल हैं जिन पर बीजेपी का मंथन चल रहा है लगातार, लेकिन इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं हो पाया। लेकिन अब बीजेपी को कहीं ना कहीं वो सीट घोषित करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 10 अमरवाड़ा की सीट है, वो कमलेश शाह के बाद बीजेपी ने कमलेश शाह को कैंडिडेट बनाया है। कैंडिडेट बनने की का भी नामांकन है वहां पर। हालांकि अब तक कांग्रेस सीट घोषित नहीं कर पाई है, लेकिन इधर कांग्रेस ने अपने जो प्रभारी हैं वो भेज दिए हैं, और प्रभारी के साथ साथ बीजेपी की बारी है कि बीजेपी किसको कैंडिडेट बनाती है। हालांकि बीजेपी के पास कैंडिडेट इतने ज्यादा है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हालांकि जीत मैक्सिमम डिसाइडेड रहती है कि शिवराज सिंह चौहान हालांकि वहां से बुधनी से रहे हैं, उन्होंने इमोशनल भरा जिस तरह से कहा कि मैं बचपन से लेकर अब तक यहाँ से जीत हासिल कर गया आया हूँ, लगातार यहाँ के लिए मैंने काम किया। तो उसके बाद माना जा रहा है शिवराज का जो भी करीबी होगा, हालांकि शिवराज सिंह चौहान के भी कई करीबी हैं जिनको माना जा रहा है उनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि अब देखिए किसको मौका मिलता है, इसमें आगे आने वाला बीजेपी के संगठन पर निर्भर है, और शिवराज सिंह चौहान का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वही इस सीट से चुनाव लड़ेगा।
बिल्कुल सत्यम, उपचुनाव का डंका बजने के बाद दोनों ही पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने प्रत्याशियों को तलाशना, अपने मंथन करके अपने प्रत्याशियों को ढूंढना शुरू कर दिया है। हालांकि जिस प्रकार से आपने बताया कि यह शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा है और जिस प्रकार से भाजपा का गढ़ है, तो कांग्रेस के लिए यहां जीतना या यहां अपना चुनाव जीतना, चुनाव निकालना इतना आसान नहीं रहने वाला। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।